नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में संधि किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं और हमने इसमें स्वरों के माध्यम से स्वर संधि को समझने का प्रयास किया था। अब आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि पिछले वीडियो में हमने अ और आ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो उसमें कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आज जो दूसरा वर्ण है ई और ई, यदि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर यदि ई या अथवा ई हो, ई अथवा ई हो और दूसरा शब्द का प्रारंभ यदि ई अथवा ई, इन दोनों में से कोई भी हो तो दोनों मिलकर वर्ण बनता है दीर्घ ई, दीर्घ ई। और जब दीर्घ ई का जो नाम है वो क्या है, दीर्घ, इस स्वर का नाम है दीर्घ और इसलिए इस संधि का भी नाम क्या होगा, दीर्घ संधि। माने जहां पर समान वर्ण आ जाए, दोनों एक समान हो तो वहां पर दोनों मिलकर दीर्घ बनेंगे और उसको कहते हैं हम दीर्घ संधि। जैसे उदाहरण के लिए रजनी प्लस ईशा। अब यहाँ पर रजनी शब्द का अर्थ होता है चांद और ईशा शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, स्वामी, मालिक। तो रजनी शब्द का अर्थ होता है रात, रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा, तो होगा रजनीशा। इसी प्रकार प्रति प्लस ईक्षा, प्रतीक्षा। इसी प्रकार परि, परि प्लस ईक्षा, परीक्षा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई है और दूसरा शब्द का प्रारंभ भी ई है तो दोनों मिलकर क्या बने, दीर्घ। तो इस प्रकार जहां पर निर्माण हो तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। माने समान वर्ण, ई के बाद ई समान आए तभी हम इसको दीर्घ वर्ण हो जाता है और जब दीर्घ वर्ण होगा तो उस संधि को भी हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। तो ये हो गया ई और ई के बाद यदि ई और ई आता है तो। अब इसके अलावा दोस्तों यदि ई और ई के बाद यदि अन्य स्वर कोई भी स्वर आए, अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर ई और इन दोनों को छोड़कर, ई और ई को छोड़कर अन्य स्वर कोई भी आए तो इस ई को, जो ई और ई है, इसको होता है या, इस ई को क्या होगा, या होगा और बाद वाला जो स्वर है उस या को पूर्ण करेगा क्योंकि यह अलग है तो या में मिलकर यह पूरा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रति, प्रति प्लस एक, प्रथम शब्द का जो अंतिम स्वर ई है जैसे हमने यहां पर पढ़ा और उसके बाद अन्य स्वर है, क्योंकि समान होता तो दीर्घ होता, तो यहाँ पर समान नहीं है, अन्य स्वर है तो यहाँ पर ई को क्या होगा, या, प्रत्य और हलंत है तो ये होगा तो यहाँ पर प्रत्येक। ठीक है जी। इसी प्रकार नदी शब्द है, नदी प्लस अत्र, नदी प्लस अत्र, तो यहाँ पर ई है तो ई को क्या होगा, तो होगा नद, आह मिलने से पूरा यह होगा नद्यत्र, नद्यत्र हुआ।
तो क्योंकि ई को हमने क्या बना दिया या, तो दिया को हम अलग अलग करते हैं तो द प्लस या प्लस आ, तो इस प्रकार होगा नद्यत्र। फिर इसी प्रकार और भी उदाहरण देख लेते हैं हम। अति प्लस अल्पम, अत्यल्पम। तो जहां पर ई और ई के बाद यदि ई और ई आता है तो दीर्घ, और या ई के बाद यदि इन दोनों को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो ई को क्या होगा या होगा, जिस प्रकार हमने उदाहरण में देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि बाकी अन्य स्वर इसी में आ जाते हैं, तो अब इसके बाद ई और ई के बाद आता है ऊ। यदि ऊ और ऊ के बाद इन दोनों में से कोई भी है, माने प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या होना चाहिए, ऊ अथवा ऊ, और उसके बाद यदि से ऊ और ऊ आता है तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं ऊ, और ऊ जो स्वर है वो क्या है, दीर्घ है, तो इसलिए इस संधि का नाम क्या होगा, दीर्घ संधि। और इससे पहले जो रिवा था वो था यण संधि। तो अब ऊ और ऊ जैसे गुरु, गुरु जमा उपदेशः, गुरु प्लस उपदेशः, तो दोनों शब्द मिलकर क्योंकि ऊ और ऊ दोनों समान है तो दीर्घ होगा गुरुपदेशः। गुरुपदेशः। और वधु प्लस उत्सवः, क्योंकि वधु शब्द दीर्घ उकार है और उत्सव का प्रारंभ वो है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ बनेंगे वधूत्सवः, वधूत्सवः। और इसी प्रकार भू प्लस उत्सर्गः तो होगा भूत्सर्गः। तो इस प्रकार से यदि समान स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ वर्ण होगा, और दीर्घ वर्ण होने पर उस संधि को कहते हैं दीर्घ संधि। और ये उदाहरण। अब इसके बाद यदि ऊ और ऊ के बाद अब अन्य स्वर ऊ और ऊ को छोड़कर अन्य स्वर आने पर, यदि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ऊ और ऊ होना चाहिए, और बाद में जो दूसरा शब्द का प्रारंभ ऊ और ऊ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो ऊ को होगा वा। और हमने पहले ही पढ़ा था जो पहले वीडियो में, वा किस संधि में आता है, यण संधि। जहां पर ऊ को वा हो उस संधि को कहते हैं यण, तो ये यण संधि है। अब इसका उदाहरण है जैसे मधु प्लस अरि, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ऊ के बाद असमान स्वर आना चाहिए, अन्य स्वर आना चाहिए। अन्य स्वर आए तो यहाँ पर ऊ और आ अलग अलग है, तो क्या होगा, ऊ को वा तो मध, वा अलग है और आ मिलने से वा पूरा हो गया मध्वरी। लघु शब्द है, लघु प्लस अपि, लघु ऊ है
अपि अ भिन्न स्वर हैं तो उनको होगा व, लग व पी। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आपने अन्य उदाहरणों को भी देखना है, जैसे वधु प्लस आदेश। तो वधु को है आ अलग है भिन्न स्वर है तो होगा वध्वा देश, क्योंकि उ को वा हुआ और आ मिलने से यहां पर भी दीर्घ हो गया वध्वा देश। तो आगे अब उ और उ को बाद आता है री। री प्रथम शब्द का अंतिम स्वर री अथवा री हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ में री अथवा री हो। ये संस्कृत में होता है, केवल हिंदी में नहीं होता। दीर्घ री का तो दोनों मिलकर भी बनते हैं दीर्घ री। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे शब्द है मातृ, मातृ शब्द में ऋकार है और ऋणम, मातृ जमा ऋणम, तो दोनों मिलकर भी दीर्घ होंगे मातृणम। और जब री होता है तो इस संधि को हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि, क्योंकि ये दीर्घ वर्ण है तो इसलिए इसका नाम भी हमने क्या रखा? दीर्घ संधि। तो इसी प्रकार और एक उदाहरण देख लीजिए, पितृ, पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, भ्रातृ जमा ऋणम, भ्रातृणम। तो इसी प्रकार के दीर्घ ऋकार माने समान स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ ऋकार यहाँ प्रयोग होता है। तो अब इसके बाद अब री और री के बाद, री और री के बाद यदि ये है फर्स्ट नियम, तो दूसरा री और री के बाद यदि इन दोनों को छोड़कर अन्य स्वर आने पर इस री को होता है र। इस री को क्या होता है? र। और र किस संधि में बनता है? यण संधि। तो इस संधि का भी नाम क्या है? यण संधि। जैसे अब उदाहरण देख लेते हैं। पितृ, पितृ शब्द है प्लस अर्पणम, तो री और इधर आ है तो दोनों अलग अलग है, इस री को क्या होगा? रा होगा। तो पित्र और सॉरी पितृर्पणम, पितृ जमा अर्पणम, पितृर्पणम। और जैसे इसी प्रकार मातृ प्लस आज्ञा, मातृ जमा आज्ञा, री और आ दोनों अलग अलग स्वर होने के कारण री को क्या होगा यहाँ पर? रा। तो माँ त्राज्ञा। तो इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं यदि री के बाद यदि अन्य स्वर आता है, माने री और री को छोड़कर, तो दोनों में से री को रा होगा और दोनों मिलकर रा को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर वैसे ही हुआ, यहाँ पर वैसे। यदि इस प्रकार का है तो दूसरा उदाहरण जैसे पितृणम, मातृणम, ऐसा होगा। अब आगे इसके आगे री और री हो चुका है, अब है ली। अब आगे शब्द क्या है?
ली है, ली के बाद क्योंकि इसका दीर्घ होता नहीं है तो दीर्घ बनेगा नहीं, तो ली के बाद अन्य स्वर कोई भी स्वर आते हैं। री के बाद यदि अन्य स्वर आने पर तो क्या होगा, री को होता है ला, री को ला होगा। और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ला किस संधि में होता है, यन, यन संधि में होता है। तो इस संधि का नाम भी क्या होगा, यन संधि। तो री के बाद कोई अन्य स्वर आते हैं तो री को ला होगा, जैसे री प्लस अकार, तो री प्लस अकार, री के बाद आ है, भिन्न स्वर है, तो री को क्या होगा, ल, और ला पूरा हो जाएगा ल कारह, री जमा अकारह लकारह, री प्लस आकृति, क्या होगा, री को ला हुआ तो ला, क्योंकि आ जोड़ने से ला प्लस कृति, लाकृति। तो री के बाद यदि असमान स्वर आता है, अन्य स्वर आता है, तो री को क्या होगा, ल, और ला में आ स्वर जुड़ने से हो गया दीर्घ लगा, लाकृति। अब बच्चों, अब बचा हुआ है ए आई, ए और आई ये दोनों हैं, और ये और आई। तो ये जब इस प्रकार ए और आई के बाद से इसी प्रकार का ए और आई आता है, ए और आई के बाद यदि इस प्रकार का भी आए या कोई भी स्वर है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं यही आए, कोई अन्य स्वर भी आए, कोई भी स्वर आए, तो इस ए और जो आई है तो इसमें कुछ बदलाव होते हैं। तो ए को होता है तो ए को होता है आई, और आई को होता है आई। ए और आई के बाद यदि कोई भी स्वर आए, चाहे ए हो या आई हो या इसके अलावा कोई अन्य भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो ए को आई और आई को आय होता है। जैसे उदाहरण के लिए ने प्लस अनम, तो ए को क्या होगा, आय, आय हुआ तो नए, नए में आ जुड़े से नया नम। इसी प्रकार नई प्लस अकह, तो यहां पर आई है तो आई को क्या होगा, आय होगा, तो क्या होगा, नाय और अकह जुड़ने से नायकः। इसी प्रकार गई प्लस अका तो होगा गायकः। तो इस प्रकार से अन्य भी उदाहरण बहुत यहाँ पर मिलेंगे हमें।
लिख सकते हैं, जैसे ने प्लस अति, तो यहाँ पर होता है नए अति, क्योंकि ए को हुआ अय, तो नए प्लस अति नए। तो दोस्तों जब ए और आई के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे ये ए क्यों ना हो या अन्य कोई भी स्वर आए, तो होगा ए को अय, आई को आय होता है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण में बताया गया है। और इसके बाद अब अंतिम बचा हुआ है ओ और औ। कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर, जैसे अभी ए और आई में लिखा था, इसी प्रकार यहाँ पे ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ को होता है औ और औ को होता है आ। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, ओ प्लस अनम, तो ओ को क्या होगा, अव होगा, तो पव प्लस अनम पवनम, वो प्लस अनम भवनम। ओ प्लस इत्रम पवित्रम, ये हुआ ओ का। और औ का देख लीजिए, औ का बता रहा है औ प्लस अकह, तो औ को क्या होगा, आओ होगा, पावकह। इसी प्रकार नौ प्लस इकाह क्या होगा, नाविका। तो यहां पर यदि ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या होगा, अव होगा। तो जैसे इस संधि को कहते हैं अयादि संधि। तो इतना सारा बच्चों स्वरों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब इसमें कुछ अन्य भी स्वर हैं, तो उनका ज्यादा प्रयोग हम 10वीं तक की क्लासों में होता नहीं है, तो इसलिए इतना पर्याप्त है। तो बस एक और एक चीज देख लीजिए, और एक मात्र एक संधि है, और एक है मात्र एक, देख लीजिए ए प्लस ए और ओ के बाद किसी भी शब्द का अंतिम स्वर ए और ओ होना चाहिए, और उसके बाद मात्र केवल अ स्वर, केवल अ आने पर, तो इस ओ और ए से ऐसे रहेंगे, इस आ को हम अवक्र में बदल देते हैं। जैसे एक सो प्लस अस्ति, तो यहाँ पर जो ओ है उस ओ के बाद यदि अ आता है तो इस आ को हम अवक्र में बदल देते हैं, जैसे सोस्ती। ठीक है, इसको वैसे कहते हैं संधि पूर्व रूप संधि। तो इसको हम बाद में कर लेंगे अच्छी प्रकार से। तो इतना मुख्य है जो हमने पहले पढ़ा था, वो हमेशा परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छी प्रकार से आप अध्ययन करें, पढ़ें, इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें।
और ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।